सुबह का समय कोठी के आंगन में राधा देवी, सुरेंद्र और कमला बैठे हैं। बेटा, आजकल घर का खर्च बहुत बढ़ गया है। पहले राजेंद्र था तो सब संभल जाता था। अम्मा, अब बात टालने से कुछ नहीं होगा। सरिता की बेटी अब बड़ी हो गई है। उसकी पढ़ाई, उसके कपड़े, उसका खर्च सब बढ़ता जा रहा है। घर का खर्च पहले से 2 गुना हो गया है। खेत से आमदनी भी कम है और ऊपर से 2 लोगों का अलग से खर्च। हम कब तक यूं ही संभालते रहेंगे माँ? हाँ अम्मा, यही सही है। पीछे जो पुरानी झोपड़ी है वही उनके लिए ठीक रहेगी। राजेंद्र को गए 1 साल हो गया। सही कह रहे हो बेटा। राजेंद्र के जाने के बाद उनका सहारा भी चला गया। हम कितने दिन तक किसी और का बोझ उठाएंगे? अगली सुबह सरिता और कविता कमरे में हैं। कविता फर्श पर बैठी पढ़ रही है। राधा देवी अंदर आती हैं। बहू, तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए माँ जी। बहू, अब हमें कविता की शादी कर देनी चाहिए। अब इसकी उम्र हो रही है और वैसे भी लड़कियों के लिए इतनी पढ़ाई काफी होती है। कविता का चेहरा सफेद पड़ जाता है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? कविता डॉक्टर बनना चाहती है और उसके पिता का सपना था कि उनकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो। सपने देखना आसान होता है बहू, उन्हें पूरा करने के लिए पैसे चाहिए। राजेंद्र अब नहीं है, तुम दोनों का खर्च कौन उठाएगा? सरिता की आंखें भर आती हैं। हम बोझ नहीं है माँ जी। ये घर जितना सुरेंद्र भैया का है उतना ही राजेंद्र का भी था। क्या हमारे हिस्से में कुछ नहीं है? इतने में दरवाजा खुलता है। सुरेंद्र और कमला अंदर आते हैं। बात सीधी है सरिता। जब भाई ही नहीं रहा तो अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं। पीछे जो पुराना घर है वही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। कविता खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं पर आवाज साफ। चाचा जी, यह घर हमारा भी है। अगर पिताजी होते तो क्या तब भी हमें जाने को कहते? चलो कविता, जिस घर में अपने होने का हक मांगना पड़े वहाँ रहना ठीक नहीं। सरिता एक छोटा सा बैग पकड़े खड़ी है। कविता अपनी किताबें सीने से लगाए हुए है। दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ती हैं। कविता एक बार मुड़कर कोठी को देखती है। माँ, यही तो मेरा बचपन था। यही पापा मुझे पढ़ाते थे। यही उन्होंने कहा था कि मैं बहुत आगे जाऊंगी। क्या हम सच में सब छोड़कर जा रहे हैं? बेटी, घर दीवारों से नहीं बनता। घर वो होता है जहाँ अपने लोग साथ खड़े हों। अगर अपने ही दूर हो जाएं, तो वहाँ रुकना सिर्फ यादों को दर्द देना है। कोठी से थोड़ा दूर पीछे की तरफ एक पुरानी झोपड़ी। मिट्टी की दीवारें, एक टूटी खाट कोने में पड़ी है। छत के एक कोने से हल्की धूप की किरण अंदर आ रही है। माँ, क्या हम यहीं रहेंगे? ये तो कोठी से बिल्कुल अलग है। हाँ कविता, कभी कभी भगवान खाली हाथ इसलिए करता है ताकि हम अपनी मेहनत से सब भर सके। यह घर छोटा है पर इसमें किसी का एहसान नहीं होगा। माँ, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी। चाहे हालात जैसे भी हो, मैं पापा का सपना पूरा करूंगी। सरिता उसकी तरफ देखती है। आंखों में आंसू हैं पर गर्व भी। और मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। अब से हमारा सहारा हम खुद है। कोई हमें घर से निकाल सकता है पर हमारे सपनों से नहीं। रात का समय। झोपड़ी के अंदर हल्का अंधेरा। एक छोटी तेल की ढिबरी जल रही है। चूल्हा ठंडा है। कविता कोने में बैठी है। कुछ देर चुप रहने के बाद कविता धीरे से पूछती है। माँ, अगर पापा होते तो हमें ऐसे कभी नहीं सोना पड़ता ना? हाँ, शायद नहीं, लेकिन तेरे पापा ने हमें कमजोर रहना नहीं सिखाया था। आज भूखे सोएंगे, लेकिन कल से हालात बदलने शुरू होंगे। यह मेरा वादा है। अगले दिन सरिता हाथ में झाड़ू लिए आंगन साफ कर रही है। दूर से 3 गांव की औरतें आती दिखती हैं। अरे सरिता, तू यहाँ क्या कर रही है? अब यहीं रह रहे हैं काकी। पर बात क्या हुई? कल तक तो तू उसी कोठी की बहू थी। गांव में तरह तरह की बातें चल रही हैं। हमने सोचा खुद ही पूछ लें। बस इतना समझ लीजिए दीदी, अब हमें अलग रहना है। घर बड़ा हो या छोटा, जीना तो अपने दम पर ही पड़ता है। सच कहूं, तेरी सास हमेशा बड़े बेटे की तरफ ही झुकी रही। राजेंद्र के रहते सब ठीक था। उसके जाने के बाद घर का रंग बदल गया। मुझे सब समझ आता था, पर मैंने कभी कुछ नहीं कहा। सोचा था अपना घर है, सब संभल जाएगा।
तू अकेली नहीं है सरिता, पूरा गांव तेरे साथ है। तेरी मेहनत और सच्चाई सब जानते हैं। आम के पेड़ की हल्की छाया में कविता और उसकी दोस्त संगीता साथ बैठी हैं। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू है। कविता, याद है तू कहती थी कि तू डॉक्टर बनकर गांव में मुफ्त इलाज करेगी ताकि किसी को पैसों के लिए तड़पना ना पड़े। और तू कहती थी मैं बड़ी होकर ऐसी टीचर बनूंगी जो बच्चों को डांटेगी नहीं समझाएगी। तो फिर वो सपने अब भी हैं या कहीं छुपा दिए? सपने तो हैं, लेकिन कभी कभी लगता है जिंदगी पूछे बिना ही इम्तिहान लेने लगती है। इम्तिहान तो उन्हीं का होता है जिनमें काबिलियत होती है। तू पढ़ाई में सबसे तेज है। अगर तू ही हार मानेगी तो बाकी लड़कियां किससे हिम्मत लेंगी? संगीता, अब आगे पढ़ना शायद मेरे लिए आसान नहीं है। घर की हालत तू देख ही रही है। किताबें, फीस, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने सपनों को आगे बढ़ा सकूं। पैसों की कमी सपनों की कमी नहीं होती कविता। रास्ता मुश्किल है लेकिन बंद नहीं। हम कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लेंगे। तू बस हार मत मान। कविता ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसके चेहरे पर डर से ज्यादा भरोसा था। सूरज ढलने को था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सरिता और कविता झोपड़ी के बाहर चुपचाप बैठे हैं। कविता की किताबें उसकी गोद में बंद पड़ी हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, सरिता, अरे तू यहाँ ऐसे उदास क्यों बैठी है? दोनों मुड़कर देखते हैं। सामने सुमित्रा खड़ी है, सालों पुरानी सहेली। सुमित्रा, समझ नहीं आता क्या करूं। कविता की पढ़ाई कैसे चलेगी? फीस, किताबें, यूनिफॉर्म। हमारे पास इतने पैसे नहीं है। मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रही। देख सरिता, रोने से बात नहीं बनेगी। काम के रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। सुन, गांव में जो नया अचार बनाने का केंद्र खुला है, वहां औरतों को काम सिखाया जा रहा है। तू तो पहले से अचार बनाना जानती है, वहां जुड़ सकती है। ठीक है सुमित्रा, मैं कोशिश करूंगी। अगर मेरी मेहनत से कविता की पढ़ाई चल सके तो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। माँ, आपने हमेशा मेरे लिए सब किया है। अगर आप फिर से अचार बनाना शुरू करेंगी तो मैं भी आपकी मदद करूंगी। अगले ही दिन से सरिता सुमित्रा के साथ अचार केंद्र जाने लगी। सुबह घर का काम निपटाकर वो काम पर निकल जाती है। कविता, मैं सुमित्रा के साथ जा रही हूँ। तुम समय से स्कूल चली जाना और पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना। आप चिंता मत करो माँ, मैं संभाल लूंगी और शाम को आकर आपके काम में भी मदद करूंगी। दोपहर का समय। सरिता आंगन में बैठी कुछ मसाले पीस रही है। तभी कोठी की तरफ से कमला आती दिखाई देती है। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह तिरछी मुस्कान है। अरे वाह, अब तो कोठी की बहू भी काम करने लगी। लगता है हालात ने जल्दी ही असली जगह दिखा दी। इतने से क्या होगा सरिता, 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से आती होगी। चाची, हालात चाहे जैसे भी हो, हम मेहनत से जीना जानते हैं। कमला हल्का सा हंस पड़ती है, जैसे उसे कविता की बात मजाक लग रही हो। इतनी मेहनत करने से अच्छा है एक काम करो सरिता, मेरे घर ही आ जाओ। झाड़ू पोछा, बर्तन कर लिया करना, अच्छे पैसे दे दूंगी। धन्यवाद दीदी, पर हमें किसी के घर काम करने की जरूरत नहीं है। जो भी करेंगे अपनी मेहनत से करेंगे। माँ सही कह रही है चाची। मेहनत करने में शर्म नहीं होती, लेकिन किसी की मजबूरी का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं होता। अरे वाह, अभी से बड़ी जुबान चलने लगी है। याद रखो, तुम्हारी पढ़ाई ज्यादा दिन नहीं चलेगी। जब पेट भरने की नौबत आएगी ना, तब किताबें अपने आप बंद हो जाएंगी। सरिता का चेहरा उदास हो जाता है, लेकिन वो खुद को संभालती है। मेरी बेटी की पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी, चाहे मुझे दिन रात मेहनत क्यों ना करनी पड़े। देखते हैं कितने दिन तक ये हौसला रहता है। इतना कहकर वो मुड़ती है और कोठी की तरफ वापस चली जाती है। माँ, चाची हमेशा हमें नीचा दिखाने क्यों आती है? बेटा, जो लोग दूसरों को दुखी देखकर खुश होते हैं, वह कभी सच में खुश नहीं रह पाते। हमें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। अगले दिन स्कूल की छुट्टी के बाद कविता अपनी सहेली संगीता के साथ घर की ओर लौट रही है। कविता, अगले हफ्ते हमारे स्कूल में जो प्रतियोगिता होने वाली है, उसमें तू हिस्सा ले रही है ना? पता नहीं, अभी तक तय नहीं किया। क्यों? तू तो हमेशा हर प्रतियोगिता में भाग लेती है, पढ़ाई में भी सबसे आगे रहती है। बस इन दिनों घर पर थोड़ा काम भी बढ़ गया है, इसीलिए सोच रही हूँ संभाल पाऊंगी या नहीं। अरे संभाल लेगी,
तू इतनी मेहनती है और मैं भी तो हूँ तेरी मदद करने के लिए। सच संगीता, अगर तू साथ ना होती ना तो स्कूल आना भी कभी कभी मुश्किल लगने लगता। दोनों हंसते हुए आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद कविता की नजर अपनी झोपड़ी की तरफ पड़ती है। चल संगीता, अब मुझे यहीं से जाना होगा। ठीक है, कल स्कूल में मिलते हैं। और हाँ, प्रतियोगिता के बारे में सोचना जरूर। ठीक है, सोचूंगी। दोनों एक दूसरे को अलविदा कहकर अपने अपने रास्ते चल पड़ती हैं। कविता झोपड़ी के अंदर आती है। अंदर सन्नाटा है। वो बैग एक तरफ रखती है। तभी उसकी नजर दीवार पर लगी अपने पिता की तस्वीर पर पड़ती है। आंखों में आंसू भर आते हैं। पिताजी, आप इतनी जल्दी क्यों चले गए? आप होते तो यह दिन नहीं आते। माँ मेरे लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। वो चाहती हैं कि मेरी पढ़ाई कभी ना रुके। आप देखना, मैं एक दिन जरूर कुछ बनूंगी ताकि माँ को फिर कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े। कविता चुपचाप वहीं खड़ी रोती रहती है। कोठी में बैठे कमला, सुरेंद्र और राधा देवी आपस में बात कर रहे हैं। माँ जी, आपको पता है आपकी प्यारी बहू सरिता अब गांव में अचार बनाने का काम करती फिर रही है। अच्छा ही हुआ, अपने घमंड का नतीजा अब समझ में आ रहा होगा उसे। जिसे कोठी की रानी बनकर रहना था, वो अब दूसरों के लिए अचार बना रही है। यही उसकी औकात है। और उसकी बेटी कविता अभी भी स्कूल जाती है जैसे कोई बड़ी अफसर बनने वाली हो। जिन लोगों को अपनी औकात भूलने की आदत हो जाती है, वक्त उन्हें बहुत जल्दी आईना दिखा देता है। तीनों आपस में बैठकर सरिता और कविता की बुराई करते हुए हंसने लगते हैं। शाम का समय, सूरज ढलने लगा है। सरिता दिन भर का काम करके थकी हुई झोपड़ी में लौटती है। कविता तुरंत उठकर उसके पास आती है। माँ, आप रोज इतनी मेहनत करती हो, आपको देखकर अच्छा नहीं लगता। मैं सोच रही थी अब से मैं भी आपकी मदद करूंगी। तू मेरी मदद करेगी? लेकिन कैसे कविता? अगर तू काम में लग गई तो पढ़ाई का समय कहाँ मिलेगा? मैं नहीं चाहती कि तेरी पढ़ाई पर कोई असर पड़े। कविता कुछ पल सोचती है, फिर उसके चेहरे पर हल्की चमक आती है। माँ, मुझे एक तरीका सूझा है। ऐसा काम जो मैं पढ़ाई के साथ भी कर सकती हूँ। कैसा तरीका? आपके पास जो मसाले बच जाते हैं ना, उनसे हम कुछ चीजें बना सकते हैं, जैसे अचार की छोटी डिब्बियाँ, घर में इस्तेमाल के लिए मसाले के पैकेट। सरिता ध्यान से उसकी बात सुनने लगती है। आप अचार तो बहुत अच्छा बनाती हो। अगर हम उन मसालों से थोड़ा अलग स्वाद का अचार बना कर तैयार करें तो उन्हें बाजार में बेच सकते हैं। लेकिन कविता, क्या लोग यह सब खरीदेंगे? क्यों नहीं माँ, आजकल लोग घर का बना अचार बहुत पसंद करते हैं और हमारे पास तो मसाले भी हैं, बस मेहनत करनी होगी। सरिता कुछ देर चुप बैठी सोचती है, फिर वो कविता की तरफ देखती है। उसकी आंखों में गर्व है। तू सच में बहुत समझदार हो गई है कविता। कविता मुस्कुराती है और उम्मीद भरी नजरों से उसे देखती है। ठीक है, हम एक बार कोशिश करके देखते हैं। अगले दिन सुबह से ही झोपड़ी में हलचल है। कविता घर के कोने कोने से मसाले ढूंढकर इकट्ठा कर रही है। अरे कविता, लगता है आज तो तू पूरे घर का सामान ही बाहर निकाल देगी। माँ, जितने ज्यादा मसाले मिलेंगे उतना अच्छा है। हम ज्यादा अचार बना पाएंगे। इन मसालों से आम का अचार अच्छा बन सकता है और इन मसालों से नींबू का अचार। हाँ माँ, और यह वाले मसाले मिर्च के अचार के लिए बिल्कुल ठीक रहेंगे। दोनों माँ बेटी मिलकर काम में लग जाती हैं। तभी बाहर से आवाज आती है। कविता घर पर है क्या? कविता मुड़कर देखती है। दरवाजे पर संगीता खड़ी है। अरे तुम लोग ये सब क्या कर रही हो? हम मसालों से अचार बना रहे हैं, फिर इन्हें बाजार में बेचेंगे। वाह, यह तो बहुत अच्छा विचार है। तो फिर मैं भी मदद करती हूँ। आज से मैं भी तुम्हारी टीम में हूँ। सच में? चल फिर ये मसाले पकड़, इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में पीसना है। तीनों मिलकर काम में लग जाती हैं। झोपड़ी में सिलबट्टे की आवाज गूंजने लगती है। अगले दिन झोपड़ी में कविता, सरिता और संगीता के सामने तैयार अचार की डिब्बियां रखी हैं। माँ देखो, ये वाला अचार कितना सुंदर बन गया है। हाँ बेटा, मेहनत से बनाया है, अच्छा तो होगा ही। मुझे तो यकीन है ये सब बाजार में जरूर बिकेगा।
अगर आज कुछ डिब्बियां भी बिक गई ना तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। भगवान चाहेगा तो जरूर बिकेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलो इन्हें बाजार ले चलते हैं। तीनों मिलकर अचार की डिब्बियां उठाती हैं और उन्हें लेकर बाजार की ओर निकल जाती हैं। बाजार के एक कोने में कविता, सरिता और संगीता अपना सामान लेकर खड़ी हैं। कविता थोड़ी घबराई हुई इधर-उधर लोगों को देख रही है। माँ, पता नहीं कोई खरीदेगा भी या नहीं। घबराओ मत बेटा, मेहनत का फल जरूर मिलता है। हाँ, पहले दिन ही सब बिक जाए ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन कोई ना कोई जरूर खरीदेगा। तभी उसी रास्ते से सुरेंद्र और कमला गुजर रहे हैं। सुरेंद्र की नजर कविता पर पड़ती है। अरे कमला, जरा देखो तो सही। अरे वाह, हमारी कोठी की राजकुमारी तो आज बाजार में दुकान लगाकर खड़ी है। यह क्या है? अचार की डिब्बियां। तुम लोगों को सच में लगता है कि कोई यह सब खरीदेगा? लोग बाजार में अच्छा अचार खरीदने आते हैं, ये घर का बना सामान नहीं। चाची, ये घर का बना सामान नहीं है, हमने इन्हें मेहनत से बनाया है। मेहनत? मेहनत से कोई चीज अच्छी नहीं हो जाती। सच कहूं तो तुम्हारा ये अचार कोई नहीं खरीदेगा। पूरा दिन यहीं खड़ी रहोगी और शाम को सब वापस लेकर जाओगी। देख लीजिए चाचा, एक दिन यही अचार हमारी मेहनत की पहचान बनेगा। सुरेंद्र और कमला ने उपहास भरी नजर से उन्हें देखा और हंसते हुए वहां से आगे बढ़ गए। कविता, सरिता और संगीता चुपचाप वहीं खड़ी हैं। आसपास लोग आ जा रहे हैं, लेकिन कोई उनके अचार की तरफ खास ध्यान नहीं दे रहा। कविता, इतने लोग जा रहे हैं लेकिन कोई रुक भी नहीं रहा। मुझे डर लग रहा है, अगर आज कुछ भी नहीं बिका तो। डर तो मुझे भी लग रहा है संगीता, लेकिन अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हमें कभी पता भी नहीं चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं। मुझे विश्वास है कोई ना कोई जरूर रुकेगा। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बेटा, थोड़ा धैर्य रखो। तभी वहां से एक सुसज्जित औरत गुजर रही है। उसकी नजर अचानक उनकी डिब्बियों पर पड़ती है और वह रुक जाती है। वो झुककर एक डिब्बी उठाती है और ध्यान से देखने लगती है। ये अचार किसने बनाया है? जी, हमने बनाया है। सच बताऊं, बाजार में तो हर जगह एक जैसा अचार मिलता है, लेकिन यह अलग है। इतने साधारण मसालों से इतना स्वादिष्ट अचार बनाना यह आसान काम नहीं है। कविता की आंखों में उम्मीद चमकने लगती है। मुझे यह डिब्बी दे दो, और वो हरी वाली भी। मुझे लगता है मेरी बहू को भी यह बहुत पसंद आएगा। आप सच में खरीदना चाहती हैं? क्यों? तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? तीनों हल्का सा हंस देती हैं। कविता जल्दी से दोनों डिब्बियां उसे दे देती है। ऐसे ही मेहनत करते रहो, एक दिन लोग तुम्हें पहचानेंगे। कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने लगा। कविता के बनाए अचार की चर्चा धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। दूर दूर के लोग भी उसका अचार देखने और खरीदने आने लगे। बाजार में कविता के सामने भीड़ सी लग जाती है। कविता, कुछ दिन पहले तक हमें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करेंगे, और आज देखो लोग खुद चलकर तुम्हारा अचार खरीदने आ रहे हैं। माँ, ये सब हमारी मेहनत है और आपकी हिम्मत भी। अगर उस दिन आपने मेरा साथ ना दिया होता तो शायद मैं यह सब करने की सोच भी नहीं पाती। दोपहर का समय, बाजार में हलचल है। जहां कविता अपना अचार बेचती है, उसी के पास सुरेंद्र की मसालों की दुकान भी है। पहले वहां काफी भीड़ रहती थी, लेकिन अब दुकान लगभग खाली पड़ी है। दुकान पर खड़ा नौकर रमेश ये सब देख रहा है। ग्राहक आपस में बात कर रहे हैं। चलो जल्दी पहले कविता के पास चलते हैं। उसका घर का बना अचार बहुत अच्छा होता है, स्वाद भी और दिखने में भी सुंदर। हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो मसालों से इतनी काम की चीजें बना देती है। बाजार के अचार से तो कहीं अच्छे हैं। रमेश ये देखकर परेशान हो जाता है। शाम होते ही वह जल्दी जल्दी कोठी पहुंचता है। मालिक, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? ऐसे क्यों घबरा रहे हो? मालिक, पिछले कुछ दिनों से दुकान पर बहुत कम लोग आ रहे हैं। ज्यादातर ग्राहक तो सामने वाली लड़की कविता उसी से अचार खरीद रहे हैं। क्या कहा तुमने? जी मालिक, लोग कह रहे थे कि उसका घर का बना अचार ज्यादा स्वादिष्ट है और दिखने में भी अच्छा है, इसीलिए सब उसी के पास जा रहे हैं। सुरेंद्र का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह अचानक खड़ा हो जाता है। उस लड़की की इतनी हिम्मत, जिसे मैंने घर से निकाल दिया था, वही अब मेरे ही सामने दुकान लगाकर मेरा नुकसान कर रही है।
रमेश चुप खड़ा रहता है। सुरेंद्र की आंखों में गुस्सा और जलन साफ दिखाई देती है। अब मुझे समझ आया उस दिन बाजार में इतनी भीड़ क्यों थी। लगता है अब मुझे कविता को उसकी औकात याद दिलानी पड़ेगी। अगले दिन बाजार में भीड़ है। कविता की दुकान पर लोग अचार देख रहे हैं। सुरेंद्र गुस्से में उनकी दुकान की ओर बढ़ता हुआ आता है। वाह, तो ये है तुम्हारी बड़ी दुकान। उस दिन भी कहा था ना, मैंने 2-4 अचार की डिब्बियां बेचकर खुद को बहुत बड़ा व्यापारी मत समझने लगना। भैया, हम बस अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी का नुकसान करने का हमारा इरादा नहीं है। गुजारा मेरे सामने दुकान लगाकर मेरा ही धंधा चौपट कर रही हो और कह रही हो गुजारा कर रही हो। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं चाचा, बस मेहनत से अपना जीवन चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सरिता, अपनी बेटी को समझा दो, ज्यादा ऊंचा उड़ने की कोशिश ना करें। अगर मेरी बात नहीं मानी तो याद रखना तुम्हारा यहां टिकना मुश्किल कर दूंगा। तभी आसपास के लोग ध्यान देने लगते हैं। सुरेंद्र जी, लड़की सही कह रही है। वो मेहनत से काम कर रही है, उसे क्यों रोक रहे हैं? और सच कहें तो उसका अचार सच में अच्छा है, इसीलिए लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, तुम सबको इसका साथ देना है ना, दे लो, लेकिन याद रखना इस बाजार में ज्यादा दिन तक इसकी दुकान नहीं चलेगी। सुरेंद्र गुस्से में मुड़ता है और तेज कदमों से वहां से चला जाता है। कुछ महीने बीत गए। एक शाम कोठी में सन्नाटा था। आज फिर दुकान जल्दी बंद करके आ गए। क्या आज भी कोई ग्राहक नहीं आया? अब ग्राहक आए भी क्यों? लोग बाजार का अचार छोड़कर घर का अचार खरीद रहे हैं। शायद यह सब हमारी ही गलती का नतीजा है। सुरेंद्र और कमला दोनों उनकी ओर देखने लगते हैं। अब इन बातों से क्या फायदा माँ जी? फायदा तो कुछ नहीं, लेकिन सच्चाई तो यही है। घमंड में आकर हमने एक मेहनती लड़की के साथ बहुत गलत किया। बाजार में कविता की दुकान के सामने काफी भीड़ है। माँ, आज तो सुबह से ही इतनी भीड़ है, लगता है सारा अचार जल्दी खत्म हो जाएगा। एक समय था जब हमारे पास कुछ भी नहीं था और आज भगवान ने सब कुछ दे दिया। माँ, यह सब आपकी हिम्मत और विश्वास की वजह से हुआ है।